अगले दिन सुबह नींद खुलने पर जब मैं टेंट से बाहर आया तो जिस चीज़ पर सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी वो थी बर्फ़। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ों ने धुंध और कोहरे की चादर को ओढ़ रखा था, जिससे व्यूज़ ज़रा भी क्लियर नहीं थे। पहाड़ों पर अब भी बहुत ही घना कोहरा था और धूप धूप तो मानो ऐसे गायब हो गई थी जैसे भगवान को देखकर भूत गायब हो जाते हैं। उन पहाड़ों की खूबसूरती को बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे। कैमरा तो कुछ समय के बाद लो बैटरी दिखाने लगा, मानो वह नज़ारे देख देख कर थक गया हो, लेकिन मेरी आंखें और मन तो शायद भर ही नहीं रही थी। दूर जंगलों के पार एक उठी हुई चोटी को मैं केदारकंठा समझ बैठा। उस चोटी में एक अलग सा ही खिंचाव था। यह पहाड़ उन सभी पहाड़ों से बिल्कुल अलग था जो मैंने अभी तक इस ट्रैक में देखे थे। एक तरफ से लगभग समतल और दूसरी ओर से तेज खड़ी ढलान। कैंपसाइट से निकलने के बाद एक बार फिर हम जूडा का तालाब के सामने खड़े थे। वहाँ पर बहुत सारे ट्रैकर्स जमी हुई झील पर स्लाइड करते हुए नाच गा रहे थे और गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे थे। और जैसा कि हर ट्रैक में होता है, खाने के लालच में हमारे साथ भी एक पहाड़ी कुत्ता चलने लगा। यह ट्रैकर्स और कुत्तों दोनों के लिए ही फायदेमंद है। कुत्ते हमें किसी भी तरह के जंगली जानवरों के खतरे से सचेत कर देते हैं और बदले में उन्हें भी खाना मिल जाता है। अचानक से मौसम बिल्कुल साफ हो गया और बर्फ पिघले हुए चांदी की तरह चमकने लगी। लेकिन बिना सनग्लासेस के धूप में बर्फ को लगातार इस तरीके से देखने से स्नो ब्लाइंडनेस का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसी भी तरह की लापरवाही किए बगैर सबसे पहले मैंने अपने डिकैथलॉन के सनग्लासेस निकालकर अपनी आंखों को कवर किया और फिर चल दिया आगे की ट्रैकिंग पे। यह ट्रैक भी एकदम अजीब ट्रैक है। जब लगता है कि जंगल कहीं नीचे छूट गया है और अब आगे सिर्फ सूखी झाड़ियां ही मिलेंगी, तभी अचानक से हम अपने आप को जंगली पेड़ों के बीच में घिरा हुआ पाते हैं। जंगल में कुछ देर चलने के बाद हमें एक गिरा हुआ पेड़ मिला। बस फिर क्या था, बारी बारी से हम सभी उस पेड़ पर झूलने लगे। इससे कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मैं अपनी थकान को बिल्कुल भूल गया। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहें कि जिस ठंड में हमारी हड्डियां गली जा रही थी, उसी ठंड में यह वृक्ष बिना पत्तों के बड़ी शान से सर उठाए खड़े हुए थे। मुझे लगता है कि ट्रैकिंग करते हुए पहाड़ों पे मैगी ना खाना सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए मैंने यह पाप नहीं किया और एक ढाबे पर पहुंचकर मैगी और चाय पी और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद ही आगे चलना शुरू किया। चलते चलते अब हम एक बहुत बड़े खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान के एक तरफ ढलान थी तो दूसरी तरफ का हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ था। सामने एक बहुत ऊंची चोटी भी दिख रही थी। हमारे गाइड ने बताया कि यही केदारकंठा बेस कैंप है। अब हमें इससे आगे अपना ट्रैकिंग बैग लेके नहीं जाना था।
बहुत सारी ट्रैकिंग कंपनीज ने अपने अपने टेंट्स लगाए हुए थे। हम भी अपने टेंट्स में सामान रखकर बाहर घूमने के लिए निकल गए। मौसम अचानक से फिर बहुत ख़राब हो गया और अब बस ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल आसमान से बर्फ़ गिरने लगी। कुछ ही समय बाद मेरी उम्मीद के मुताबिक बर्फ़बारी शुरू हो गई और बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी, जिस कारण अधिकतर ट्रैकर्स अपने अपने टेंट्स में घुस गए। लेकिन मुझे तो इसी पल का इंतज़ार था। बर्फ़बारी में मैंने जी भरकर तस्वीरें खींची और बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी की। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए मैं भी अपने टेंट में चला गया और जब बाहर आया तो बहुत ही चटकीली धूप निकली हुई थी। यह बात बिल्कुल सच है कि पहाड़ों का कोई मौसम नहीं होता। पहाड़ तो अपना मौसम खुद बनाते हैं। 15 मिनट पहले जहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, वहीं अब तेज़ धूप से मेरा चेहरा जल रहा था। ऊंचे ऊंचे हरे पीले वृक्ष और उनके बैकग्राउंड में नीला आकाश, जगह जगह घोड़ों का चरना, एक बहुत ही अद्भुत दृश्य था। ऐसे नज़ारे तो मैंने सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में ही देखे हैं। यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह कोई फिल्म नहीं है, बल्कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ सब कुछ वास्तव में हो रहा है। एक दुकान पे तिरंगे को देखकर मैं यह सोच में पड़ गया कि आखिर क्यों हिंदुस्तानी लोग इतनी सुंदर जन्नत को छोड़कर स्विट्ज़रलैंड की तरफ जाते हैं। कैंप साइट पर कोई भी पेड़ नहीं था, लेकिन चोटी और बेस कैंप के बीच में अभी भी बहुत घना जंगल था। इसका मतलब यह था कि जहाँ अभी बेस कैंप है वहाँ कभी किसी समय में बहुत बड़ा जंगल होता होगा। शायद कैंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए ही उस पूरे जंगल को साफ कर दिया गया होगा। कैमरे के जूम लेंस से देखने पर मालूम हुआ कि चोटी के ऊपर पत्थर जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। शायद वो पत्थर ट्रैकर्स ने रखे हों या ऊपर कोई बोल्डर जोन या पत्थरों वाला इलाका भी हो सकता है। जो कुछ भी हो, चोटी को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि आगे की यात्रा बहुत ही मुश्किल होने वाली है। क्योंकि रास्ता मुश्किल है, इसीलिए तो मैं इन दुर्गम जगहों पर आता हूँ। अगर रास्ता आसान हो तो फिर हर कोई गाड़ी में यहाँ तक पहुँच जाए और फिर ऐसी जगहों का अपना कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे अब रोशनी कम होने लगी थी और मैं अपनी ज़िंदगी के दूसरे सबसे सुंदर सनसेट को देख रहा था। पहला आज से लगभग ठीक 1 साल पहले मैंने नाग टिब्बा में देखा था। आसमान के सीने पर लाल घाव करता हुआ सूरज दूर कहीं पश्चिम में पहाड़ों के पीछे चला गया। अब पूरे बेस कैंप ने ठंड और अंधेरे की एक खामोश चादर ओढ़ ली। आज की कहानी बस इतनी ही थी। अगले पार्ट में मैं आपको केदारकंठा बेस कैंप से केदारकंठा की चोटी तक लेके जाऊंगा।